हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो भाई बात कुछ यूँ है कि आज की वीडियो में हम MCAT यानी MDCAT 2020 का पोस्टमार्टम करेंगे। एक तरीके से क्या क्या हुआ, मेरा उस पर क्या ओपिनियन है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो क्या वो प्रोटेस्ट सही है नहीं है? तो मेरे अकॉर्डिंग ये वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोटेस्ट सही है नहीं है, किस बात का प्रोटेस्ट होना चाहिए था, और बहुत सारी चीज़ें भी मैं क्लेरिफाई कर दूंगा। तो कहानी शुरू हुई 29 नवंबर के MCAT की, यानी उसमें 200 MCQs आए और उसमें से 10 से 12 कहते हैं कि 10 MCQs जो हैं वो आउट ऑफ सिलेबस आ गए अकॉर्डिंग टू सिंध स्टूडेंट्स। अब हुआ कुछ यूँ कि जब वो 10 सवाल थे वो आउट ऑफ सिलेबस आ गए, तो स्टूडेंट्स ने कहा कि यार ये तो बड़ा ख़तरनाक मामला हो गया है। तो आप लोगों के कहने पर वो रीचेकिंग हुई, सारा कुछ मामला चलता गया। लेकिन अब प्रोटेस्ट जिस बात पर हो रहा है वो कुछ बातें हर कोई अलग अलग बातें कर रहा है, लेकिन जो मेन बात सामने आ रही है वो ये कि भाई MCAT दोबारा होना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं, आपको इन शॉर्ट टर्म अभी आपको ऐसा लगेगा कि शायद MCAT दोबारा देने से फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन आज दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा है, सेकंड लास्ट वीक चल रहा है। तो अगर MCAT अनाउंस हो जाता है दोबारा, तो होते होते 2-3 हफ्ते लग जाएंगे, यानी जनवरी में दोबारा MCAT होगा। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो इन किसी भी फजूल चीज़ में। तो अगर MCAT दोबारा होता है तो वो होगा जनवरी में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब अगर जनवरी में होगा तो जनवरी में क्या होगा? 2021। जब 2021 होगा ना, तो आप पूरी ज़िंदगी यही कहेंगे कि आपने MCAT 2021 में दिया और इंटर 2020 में दिया। अब इसमें बहुत बड़ी डिबेट है, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि आगे चलकर आपको नुकसान होगा। काफ़ी चीज़ों पर, काफ़ी जगहों पर आपको क्लेरिफाई करना पड़ेगा, और काफ़ी जगहों पर क्लेरिफिकेशन मांगी ही नहीं जाएगी, लेकिन वो खुद ही अज्यूम कर लेंगे अच्छा भाई इसने दोबारा MCAT दिया था। समझे? सोसाइटी की बात नहीं कर रहा मैं, डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं PMC का एक आपको पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है PMC में, ठीक है ना मैं उनके चेयरमैन का नाम जानता हूँ। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि उन्होंने जो इस साल किया उनमें क्या चीज़ सही थी और क्या चीज़ गलत थी। एज़ यू ऑल नो 3 से 4 साल हो गए मुझे इस MCAT में, ठीक है ना, कि MCAT स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, और मैंने इस 3 से 4 साल में पिछले 10 से 12 साल का MCAT भी उसकी रिसर्च की है कि किस तरह MCAT हुआ। ऑन दैट नोट, क्योंकि आपको तो सिर्फ इस साल का MCAT नज़र आ रहा है, इस साल जो ईमेल्स थी वो चेक हुई हैं, और ये बहुत अच्छा स्टेप था PMC का। दूसरा, एक गलती जो बहुत बड़ी गलती थी वो ये कि नवंबर में MCAT हुआ, नवंबर के एंड में। ये गलत हुआ, MCAT जल्दी हो जाना चाहिए था। अब उसमें उनका भी कसूर है नहीं है, ये वो लोग जवाब दें, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 2 चीज़ें गलत हुई। एक चीज़ गलत हुई, एक और चीज़ गलत हुई, वो थी आंसर कीज़। अब मैं आंसर कीज़ की आगे चल के बात करूँगा। स्टूडेंट्स यानी आप लोग जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, आपने क्या गलती की? एक्चुअली हुआ ये कि जिस दिन MCAT हुआ उस दिन रात को मैंने एक स्टेटस लगाया DMHM प्लेटफॉर्म के व्हाट्सएप पर कि अगर किसी को कॉल करनी है तो मेरे पास 5 मिनट हैं, आप कॉल कर लें। धर धर कॉल्स आना शुरू हो गई। एक कॉल मैंने उठाई तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। सामने से आया, वालेकुम अस्सलाम, मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ सर, बिग फ़ैन, शोज़ देखता हूँ वगैरह वगैरह। मैंने बोला थैंक यू, आगे बढ़ो, MCAT का बताओ, MCAT कैसा हुआ? बोला सर मेरे 200 में से 195 MCQ सही हुए हैं। अब मैं खुश, मैंने बोला DMHM प्लेटफॉर्म से एक बंदा कनेक्ट है और उसके 195 MCQ सही हुए हैं, तो ये तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा जब इसका रिज़ल्ट ऑफिशियल आ जाएगा तो मैं इसको कॉन्ग्रेचुलेट कर दूंगा। तो मैंने उसको कहा अपना नाम और नंबर बता दो। नाम और नंबर बता दिया। अब जब MCAT हुआ, जब MCAT का रिज़ल्ट आया, ये वाली बात जो मैंने आपको बताई वो MCAT के टेस्ट के दिन थी या टेस्ट होने के बाद। अब जब रिज़ल्ट आया तो मैंने उसे मैसेज किया DMHM प्लेटफॉर्म के व्हाट्सएप नंबर से कि आपका क्या रिज़ल्ट आया? तो उसने कहा मेरे आए 180 मार्क्स। एक्सपेक्टेशन क्या थी? 195 की, और आए कितने? 180। रीज़न पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। अब ग्रेस मार्क्स जिन्हें नहीं पता, 14 मार्क्स हर बच्चे को ऐसे ही मिल गए, क्योंकि वो जो MCQs थे 14
वो आउट ऑफ सिलेबस आए थे। फिर मैंने उससे पूछा, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि आंसर कीज तो आई नहीं थी, तो इसने मुझे बताया कैसे। मैंने उससे पूछा कि आपने 195 MCQ सही हुए हैं, ये बात आपने मुझे इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कही। तो उसने कहा कि मेरे पास तो आंसर कीज आई हैं। अब मैं परेशान, मैंने कहा PMC की वेबसाइट पे नहीं आई है, ऐसा क्या। मैंने बोला भेजो। उसने जब भेजा तो नीचे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था फला कोचिंग सेंटर, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। खैर, तो एक वो जगह जहाँ पेपर बना है, जिन्होंने पेपर बनाया है, अगर वहाँ से आंसर कीज आती है, यानी अगर PMC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आंसर कीज आती, जो क्या आनी चाहिए थी, अगर PMC का कोई मेंबर सुन रहा है तो प्लीज़ अभी भी वक्त है, आंसर कीज अपलोड कर दे ताकि स्टूडेंट्स को तसल्ली हो जाए। लेकिन आंसर कीज अपलोड नहीं हुई तो आप कहाँ गए, एकेडमी की तरफ। अब आप कहेंगे एकेडमी वाले, मैं तो इनको पैसे देता हूँ, तो फिर तो आप एकेडमी को पैसे देते हैं, तो फिर तो आपके आंसर कीज सही आनी चाहिए एकेडमी की तरफ से। एक्चुअली सीन ये होता है कि आपने जो एकेडमी को पैसे दिए हैं ना, MCAT पढ़ाने के पैसे दिए, ठीक है, आंसर कीज के पैसे नहीं दिए। हाँ, अगर वो पेपर बना रहे हैं, अगर तो कोई पेपर जैसे वो लोग बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, मॉडल टेस्ट और इस तरह के टेस्ट करते रहते हैं ना MCAT से पहले, तो अगर उनकी आंसर कीज वो दे रहे हैं तो वो ऑफिशियल है, उनकी तरफ से वो ऑफिशियल है, वो PMC की मानी नहीं जाएगी, वो फिर उनकी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पेपर बनाया। इन शॉर्ट ये कि जो पेपर बनाता है वो आंसर कीज दे तो बात समझ में आती है, ठीक है। तो आपने एक्सपेक्टेशन ही हाई कर ली थी कि नहीं मेरे तो यही आएंगे MCQs, यही मार्क्स आएंगे। यहाँ मैं और आप फंस जाते हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं करनी होती, ठीक है। हर चीज़ के लिए प्रिपेयर है, मैं शुरू दिन से कहता आ रहा हूँ, ऑफिशियल चीज़ें फॉलो करें। दूसरी क्या चीज़, हर चीज़ के लिए तैयार है, हर चीज़ मतलब हर चीज़। और ये ज़िंदगी का भी एक लेसन है कि हमें हर चीज़ के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए, सिर्फ MCAT में नहीं, लाइफ में भी, ठीक है। अब बात करते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आए, क्या वो आने चाहिए थे या नहीं आने चाहिए थे। पहली बात तो ये कि वो आने नहीं चाहिए थे, लेकिन वो आने थे, इस बात का इल्म मुझे भी था और आपको होना चाहिए था। क्यों? मैं आपको बता देता हूँ। इंटर का एग्ज़ाम उठा के देख लें, आप मुझे बता दें क्या उसमें कोई MCQ, कोई सवाल फेडरल से नहीं आता, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता? बिल्कुल आता है। यानी 5%, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 5% जो है पेपर इंटर का भी और कोई भी हो, वो आउट ऑफ सिलेबस आता है, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब ये नहीं कि वो यूनिवर्सिटी लेवल का दे देंगे। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब ये कि शायद आपकी बुक में ना हो, लेकिन वो फेडरल की बुक्स में हो। अब अगर यही बात मैं आपको MCAT से पहले कहता तो क्या आप फेडरल की बुक्स पढ़ते? आप बोलेंगे हाँ मैं तो पढ़ लेता। नहीं पढ़ते आप। अगर पढ़ते तो आप बेवकूफ़ थे, क्योंकि आप 5% के चक्कर में अपना 95% खो रहे थे। अब अगर कोई देखने वाला है, उसके MCQs में मार्क्स 200 में से 190 आए हैं, 180s में आए हैं, 170s में आए हैं, 160s में भी आए हैं ना, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिल से कह रहा, ठीक है। तो अब आपका स्कोर 200 में से काउंट नहीं होना चाहिए, 190 में से होना चाहिए, ठीक है। ये बात भी मैंने आपको क्लेरिफाई कर दी। अब मैं एक और चीज़ क्लेरिफाई कर दूँ। फ़र्ज़ करें जो आंसर कीज आपके कोचिंग सेंटर ने दी वो एग्जैक्टली सही थी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर वो सही थी तो आपको मैं एक बात बताऊं, ये इंसानी फितरत है, ठीक है। आप जब MCAT, ये मेरे साथ भी हुआ, ये आपके साथ भी हुआ होगा और होता है हर किसी के साथ, एक दो ऐसे MCQs हो जाते हैं। एक्चुअली करना क्या होता है, यहाँ पर सर्कल करना होता है ना, आपको पता है आपने MCAT दिया है, सर्कल में कलर करना होता है। कभी कभार वो कलर बाहर चला जाता है और आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटराइज चेकिंग होती है। कंप्यूटराइज मतलब ये कि आपका जो सर्कल वाला पेज था वो कंप्यूटर के पास जाता है, कंप्यूटर उसको स्कैन करता है और आंसर दे देता है। अब अगर कोई सर्कल सही से मार्क नहीं हुआ होगा ना, तो वो गलती आपकी है और हो जाती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। 5 से 10 MCQs आप जल्दी जल्दी में कर देते हो और आपके सर्कल से कलर बाहर आ जाता है, विच इज़ नेचुरल, विच इज़ ओके, ठीक है ना। अगर तो आपके पास टाइम है, देखें, अगर तो कोशिश आपने करनी होती है, जो कि अगले साल के अगर कोई स्टूडेंट मुझे देख रहा है तो आप कलर बाहर नहीं जाने दें। लेकिन ऐसा हो जाता है, मैं अभी यूनिवर्सिटी में हूँ, ऐसी गलती हो जाती है। जाने से पहले मैं एक बात कह दूँ, जितने भी MCAT स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा जब
ऑब्वियसली सबको मैं जवाब नहीं दे पा रहा था, लेकिन जो जो पूछता जा रहा था कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मैं फ़ेल हूँ? तो अगर वो फेल होते थे तो मैं उनको ये नहीं लिखता था कि आप फेल हैं, मैं लिखता था आप फेल हैं एमकेट में, ज़िंदगी में नहीं। ठीक है, तो फिर मुझे एक स्टूडेंट का एक वॉइस नोट आया कि सर थैंक यू सो मच, ये आपने चंद अल्फाज में बहुत बड़ी बात कह दी है। तो यहाँ पर भी मैं कह देता हूँ कि अगर आप फेल हो गए हैं एमकेट में, तो आप एमकेट में फेल हुए, ज़िंदगी में फेल नहीं हुए। ठीक है, ज़िंदगी में कोई फेल नहीं होता, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं। सो बी रिलैक्स, टेंशन ना लिया करें। ठीक है, अब मैं लास्ट बात करता हूँ, फिर मैं वीडियो एंड करता हूँ। एक्चुअली हमारा क्या है कि हम लाइफ, ज़िंदगी जो है ना, एक पूरा घर है। उस घर में बहुत सारे रूम्स हैं। हम जिस रूम में है ना, उसमें कई सारे दरवाजे खुले हुए हैं, एक या दो दरवाजे बंद होते हैं। हम क्या करते हैं, उस रूम में जो बाकी के दरवाजे खुले हुए हैं उनको छोड़ के उन दो दरवाज़ों के आगे बैठ जाते हैं कि ये दो दरवाजे बंद हैं। ओह हो, अब क्या होगा, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा तो लाइफ तबाह हो गई, अब मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी। ये होता है। ये जो मैंने आपको दरवाजे वाली बात बताई ना, ये हेलन केलर, गूगल कर लीजिएगा हेलन केलर, तो एक बहुत अजीम शख्सियत गुजरी हैं, तो आप उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। खैर, द पॉइंट इज़, उस दरवाजे से, रूम से बाहर निकल के दूसरे रूम में जाएं और दूसरे रूम में लाइफ एंजॉय करें, फिर तीसरे रूम में जाएं, आगे बढ़ें, मूव ऑन करें। आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। फ्राइडे को एक वीडियो आएगी जिसमें इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बात होगी और क्या इम्प्रूवमेंट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो आज के एमएचएम एपिसोड 3 में मैं बात कर चुका हूँ। लेकिन इस फ्राइडे हम इम्प्रूवमेंट्स के कुछ ईमेल्स आए, उनको हम आज के एमएचएम में पढ़ेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो आपको कौन सा कंटेंट देखना है। कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, कमेंट्स करेंगे तो मेरा और आपका कनेक्शन बना रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।